गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी बीए बीएड बीएससी बीएड 4th ईयर आप पढ़ रहे हैं। ट्रांसजेंडर शब्द, ट्रांसजेंडर की चिंता एवं मुद्दे। प्रशिक्षणार्थियों, इससे पहले वाले पाठ में मैंने आपको पढ़ाया कि ट्रांसजेंडर शब्द एक नया शब्द है जिसको लेकर आपको ट्रांसजेंडर शब्द की व्याख्या, परिभाषा, उसका अर्थ मैंने आपको समझाया। प्रशिक्षणार्थियों, इसी कड़ी में भारतीय कानून के अनुसार ट्रांसजेंडर शब्द की जो व्याख्या की गई है वो इस प्रकार है। प्रशिक्षणार्थियों, ट्रांसजेंडर पर्सनल बिल 2016 के अनुसार भारत सरकार के इस बिल के अनुसार ये ना तो पूरी तरह महिला है और ना ही पुरुष, वो ट्रांसजेंडर है। ट्रांसजेंडर कौन है? जैसा कि मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं कि जन्म के समय पैदा तो हुआ लड़का और पहचान मिली महिला के रूप में, जन्म के समय पैदा तो हुई लड़की और पहचान मिली पुरुष के रूप में। भारत के ट्रांसजेंडर पर्सनल बिल 2016 के अनुसार ना तो ऐसा व्यक्ति पूरी तरह महिला है और ना ही ऐसा व्यक्ति पूरी तरह पुरुष है। नंबर 2, महिला और पुरुष दोनों का संयोजन है। जैसा कि मैं आपको पहले कह चुका हूं कि ये आधा तीतर है और आधा बटेर, क्योंकि ये ऐसे दो राहे पर खड़ा है कि जन्म तो लिया है कुछ रूप में और वो अपने कार्य से, अपने आचरण से, अपने व्यवहार से दिखना चाहता है कुछ और। एक लाइन का उत्तर है दूसरी अवस्था में लिंग का होना। ट्रांसजेंडर के मीनिंग। प्रशिक्षणार्थियों, ना तो महिला के रूप में परिभाषित किया जाए और ना ही पुरुष के तौर पर परिभाषित किया जा सकता है। ऐसे व्यक्ति को, ट्रांसजेंडर वाले व्यक्ति को ना तो महिला के रूप में परिभाषित किया जा सकता है और ना ही पुरुष के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। उसका लिंग जन्म के समय के लिंग से मेल ना खाता हो, ऐसा व्यक्ति ट्रांसजेंडर वाला व्यक्ति कहलाएगा। ट्रांस मेल पैदा महिला, पहचान पुरुष की। ट्रांस फीमेल पैदा पुरुष, पहचान महिला की। प्रशिक्षणार्थियों, जो व्याख्या ट्रांसजेंडर शब्द की परिभाषा मैंने आपको बताई, वो ही परिभाषा भारतीय कानून में ट्रांसजेंडर के लिए प्रयोग की गई है। मेल और फीमेल दोनों का नाम दिया ट्रांस मेल, ट्रांस फीमेल। ट्रांसजेंडर के लिए ट्रांस मेल का स्पष्टीकरण ये है कि कोई व्यक्ति जब पैदा हुआ था तो वो एक लड़के के रूप में और उसका आचरण, उसका व्यवहार, उसकी शैली ये बदल जाती है और वो महिला के रूप में उसको पहचाना जाने लगता है। तो ये ट्रांस मेल जो पैदा तो हुई महिला के रूप में और पहचान मिली है पुरुष की, ये ट्रांस मेल है। ट्रांस फीमेल के पैदा तो हुए पुरुष और पहचान मिली महिला के रूप में, ये ट्रांस फीमेल। दोनों की व्याख्या मैं कर चुका हूं, दोनों के बारे में मैंने स्पष्टीकरण दे दिया है। इससे पहले वाले एपिसोड में आपने देखा होगा कि ट्रांस मेल, ट्रांस फीमेल, बात उनके लिंग के विपरीत आचरण को लेकर है।
वो जिस लिंग में उन्होंने जन्म लिया है वो उस लिंग के विपरीत आचरण करते हैं। कभी कभी पेरेंट्स गार्जियंस को, सगे संबंधियों को, करीबी रिश्तेदारों को और पड़ोसी लोगों को आपने कहते सुना होगा, अपनी ही औलादों से वो ये भी कह देते हैं क्या महिलाओं के से कार्य करने लगा है, और अपनी बेटी से ये कह देते हैं क्या मर्दों के से काम करने लगी हो। तो ये विपरीत लिंग का आचरण ही उनको ट्रांसजेंडर की श्रेणी में लाकर खड़ा कर देता है। आगे की व्याख्याओं में ट्रांसजेंडर, उनके हार्मोन उनमें डेवलप होते हैं और वो हार्मोन उनके जन्म के समय नहीं हुए थे, लेकिन बड़े होने पर उनके शरीर में वो हार्मोन्स बन जाते हैं। फिर उनका अंतर्मन यही कार्य करने के लिए करता है जो उनके लिंग के विपरीत होते हैं। जैसे किसी महिला का पुरुष बनना, जैसे किसी पुरुष का महिला बनकर जीवन बिताना, ये ट्रांसजेंडर है। प्रशिक्षणार्थियों, ट्रांसजेंडर के बारे में आपको इन परिभाषाओं से, इसके अर्थ से और भारतीय कानून में जो ट्रांसजेंडर की परिभाषा दी गई है उससे स्पष्ट रूप से ये आभास हो गया होगा कि दूसरी अवस्था में लिंग का होना ट्रांसजेंडर कहलाता है। प्रशिक्षणार्थियों, ट्रांसजेंडर शब्द की व्याख्या, ट्रांसजेंडर के लिए जो अर्थ मैंने आपको मेडिकल साइंस के अनुसार भी बताया और ट्रांसजेंडर शब्द विद्वानों के अनुसार भी बताया, और भारतीय कानून ने जो ट्रांसजेंडर की व्याख्या की है उसको भी पुनः सुन लीजिए। ट्रांसजेंडर बिल, पर्सनल बिल 2016 के अनुसार भारतीय कानून में ये व्याख्या की गई है कि ना तो ऐसा व्यक्ति पूरी तरह महिला होता है और ना ही ऐसा व्यक्ति पूरी तरह पुरुष होता है। नंबर 2, महिला और पुरुष दोनों का संयोजन है। ये ऐसे दो राहें पर हैं, इसी दो राहों को लेकर लेखक ने ये मुद्दा, ये चिंताएं आपसे साझा की हैं। ये दो राह क्या है? जैसा कि मैंने आपको पहले दो पंक्तियां पढ़कर बताया कि मैं इधर जाऊं कि मैं उधर जाऊं, बड़ी मुश्किल में हूं, मैं किधर जाऊं। इनकी जिंदगी, ये लोग बहुत दुखी होते हैं क्योंकि इनका अंतर्मन कुछ और चाहता है और इनके परिवारीजन कुछ और चाहते हैं। ऐसी स्थिति में ये और इनकी चिंताएं बढ़ जाती हैं, इनकी समस्याएं बढ़ जाती हैं और इनको ढेर सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। चाहे इनकी शिक्षा को लेकर हो, चाहे इनकी सामाजिक स्थिति को लेकर हो, चाहे इनके रोजगार को लेकर हो, चाहे इनके स्वास्थ्य को लेकर हो, चाहे इनके आवास और निवास को लेकर हो, चाहे सार्वजनिक सुविधाओं के उपभोग को लेकर हो, इनको ढेर सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेखक या विद्वान जिन्होंने आपके सिलेबस में इस पाठ को जोड़ा है, उसका मकसद यही है कि समाज में इस थर्ड
तृतीय लिंग को भी सम्मान मिलना चाहिए जो भारतीय संविधान ने दिया है। हमारी सामाजिक मान्यताएं, हमारे रीति रिवाज, हमारी परंपराएं, इनको वो सम्मान और इनकी वो देखभाल नहीं करती जो हमारा संविधान कहता है। प्रशिक्षणार्थियों, हमारे संविधान के अनुसार इनको सम्मान मिलना चाहिए। अनुच्छेद 14 से 21 में देश के समस्त नागरिकों को जाति, लिंग, धर्म, क्षेत्र, भाषा, नस्ल के आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। इस मुद्दे को लेकर कि महिला और पुरुष दोनों का संयोजन है, इसको लेकर ही ये पाठ लिखा गया है और इस चिंता को शेयर करने के लिए आपके लिए ये ज्ञान, ये पाठ पढ़ाया जा रहा है। प्रशिक्षणार्थियों, भारतीय कानून में ट्रांसजेंडर की परिभाषा ना तो महिला है और ना ही उनको पुरुष के तौर पर परिभाषित किया जा सकता है। अब बताइए कि वो ना ही हैं ना सी हैं। ऐसी स्थिति में कि ना वो पुरुष हैं ना महिला हैं, अब इन हालात में वो अपनी जिंदगी को किस प्रकार गुजारें? समाज से उनका सामाजिक बहिष्कार, जब समाज ने बहिष्कार कर दिया तो वो शिक्षा से भी वंचित हो जाते हैं। सार्वजनिक स्थानों पर सुलभ कॉम्प्लेक्स, सुलभ शौचालय में और उन सार्वजनिक सुविधाओं के उपभोग करने में इनको ढेर सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। 1994 तक इनको मत देने का अधिकार नहीं था। 1994 में कानून बना और उनको वोट डालने का अधिकार दिया गया। प्रशिक्षणार्थियों, यहां चर्चा है ट्रांसजेंडर की। भारतीय संविधान ने जो व्याख्या की है, क्या उसका जन्म के समय के लिंग से उसका ये लिंग मेल नहीं खाता हो। देखो, उसका लिंग जन्म के समय के लिंग से मेल ना खाता हो, ऐसा व्यक्ति ट्रांसजेंडर की श्रेणी में रखा जाएगा। प्रशिक्षणार्थियों, ट्रांस मेल और ट्रांस फीमेल दो शब्दों का प्रयोग किया गया है कि ट्रांस मेल पैदा तो हुए महिला के रूप में, पहचान मिली पुरुष के रूप में। ट्रांस फीमेल पैदा तो हुए पुरुष के रूप में, पहचान मिली महिला के रूप में। देखो, ट्रांस फीमेल पैदा पुरुष और पहचान मिली महिला, पैदा तो हुए महिला और पहचान मिली पुरुष। प्रशिक्षणार्थियों, ऐसी स्थिति में इन लोगों के लिए ढेर सारी मुसीबतों का, समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसा कि मैं आपको कह चुका हूँ, सार्वजनिक स्थानों पर सामाजिक रूप से रोजगार के लिए ढेर सारी समस्याएं हैं जिनका मैं विस्तार से वर्णन कर रहा हूँ। प्रशिक्षणार्थियों, नंबर 1 जो सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी समस्या है कि इनको भेदभाव का सामना करना पड़ता है।
रोजगार में भेदभाव, शिक्षा सुविधाओं में भेदभाव, स्वास्थ्य की देखभाल में भेदभाव, चिकित्सा सुविधाओं में भेदभाव, और तो और सार्वजनिक स्थानों पर भी इनके साथ भेदभाव किया जाता है, इनको प्रताड़ित किया जाता है, और ऐसी स्थिति में इनका जीवन कष्ट में बन जाता है। प्रशिक्षणार्थियों, नंबर 1 पहचान का मुद्दा जो 1994 में इनको वोट देने का अधिकार मिला, और 2014 में इनके लिए एक पहचान मिली। इनको तीसरे लिंग के रूप में कोर्ट ने, न्यायालय ने मान्यता प्रदान कर दी। अब सरकारी नौकरियां हों, रोजगार के अवसर भी इनको खुले, इनको तीसरे लिंग के रूप में पहचान का एक कॉलम बनाया गया कि स्त्री, पुरुष और तीसरा लिंग। प्रशिक्षणार्थियों, सामाजिक समस्याएं इनकी बहुत सारी हैं, जैसे कि संपत्ति को लेकर कि विरासत की संपत्ति है उसमें से इनको कोई हिस्सा नहीं मिलता। ये अगर बच्चा गोद लेना चाहें तो इनको बच्चा गोद लेने के लिए भी अनुमति नहीं दी जाती। ये सामाजिक समस्याएं हैं, इनको ढेर सारी उपेक्षाओं का सामना करना पड़ता है, इनका समाज के द्वारा सामाजिक बहिष्कार किया जाता है। जैसे ही परिवारीजनों को, सगे संबंधियों को ये समाचार मिलता है कि उनके घर में जो बेटी पैदा हुई थी वो लड़के की जैसी हरकतें करने लगी है, उनके घर में जो बेटा पैदा हुआ वो लड़कियों की जैसी हरकतें करने लगा है, तो ऐसे व्यक्ति का जो ट्रांसजेंडर की स्थिति में है उसका सामाजिक बहिष्कार किया जाता है। ऐसी स्थिति में वो शिक्षा से वंचित हो जाते हैं। मैं समझता हूं इस समुदाय का एक बहुत बड़ा हिस्सा शिक्षा से वंचित कर दिया गया है। जब तक वो ट्रांसजेंडर की पहचान नहीं मिली थी तब तक वो शिक्षा कुछ हासिल की हो, लेकिन जब ट्रांसजेंडर की पहचान मिल जाती है तो वो शिक्षा से भी वंचित हो जाते हैं और सामाजिक रूप से भी उनका बहिष्कार हो जाता है। ऐसी स्थिति में वो भीख मांगने पर मजबूर हो जाते हैं, गाते हैं, नाचते हैं और अपनी आजीविका चलाते हैं। जब भीख मांगने से और गाने और नाचने से भी कार्य नहीं चलता तो वो अपने जीवन को बचाने के लिए, एक लाइन, जीवित रहने के लिए, एक लाइन का उत्तर है, अपनी जिंदगी को बचाने के लिए, जीवित रहने के लिए वो सेक्स वर्कर भी बन जाते हैं। उनको यौन व्यवसाय भी करना लगता है, यौन व्यवसाय में लिप्त हो जाते हैं, करना पड़ता है। वो मात्र जीवन का एक सहारा बचा होता है। अपनी जिंदगी को बचाने के लिए, जीवित रहने के लिए उनको ये कदम उठाने पड़ते हैं जो नहीं चाहते, वो कदम भी उनको उठाने पड़ते हैं। सेक्स वर्कर के रूप में पहचान मिलती। प्रशिक्षणार्थियों, चौथे नंबर पर है बेरोजगारी, क्योंकि इन लोगों के पास रोजगार के सीमित अवसर होते हैं। लोगों के घर जाते हैं, कहीं कोई गाना बजाना या छोटा सा रोजगार, उसमें भी ढेर सारे लोगों को पैसा देना पड़ता है। इनको बाथरूम और शौचालय तक की सुविधाएं मुहैया नहीं होती, क्योंकि इनकी पहचान के रूप में ये किधर जाएं ऐसी मुश्किल में है। सार्वजनिक सुविधाओं से वंचित कर दिए जाते हैं। आप देखते हैं कि जेलों में, अस्पतालों में, स्कूलों में इनके साथ
भेदभाव किया जाता है। और तो और उनको इतना तंग किया जाता है कि वो या तो विद्यालय से निकाल दिए जाते हैं या वो स्वेच्छा से विद्यालय खुद छोड़ देते हैं। उनको मजबूर कर दिया जाता है। उनको इतना प्रताड़ित किया जाता है कि वो प्रताड़ना से या तो खुद विद्यालय छोड़ देते हैं या विद्यालय छोड़ने पर उनको मजबूर कर दिया जाता है। इनके साथ चाहे जेल हो, अस्पताल हो, स्कूल हो, सभी सार्वजनिक स्थलों पर इनका बहिष्कार किया जाता है और इनसे भेदभाव किया जाता है। ये इनकी बहुत बड़ी समस्याएं हैं। प्रशिक्षणार्थियों, आवास की समस्या। पुरुष, इनके लिए ये बहुत बड़ी समस्याएं हैं। आवास की समस्या, पुरुष बच्चा वो व्यवहार करे जिन्हें स्त्री माना जाए या स्त्री वो व्यवहार करे जिसे पुरुषों के कार्य माना जाए। ऐसी स्थिति में उनको उनके पेरेंट्स, गार्जियंस, अभिभावकों के द्वारा डांटा जाता है, टोका जाता है, रोका जाता है और डांटने से, टोकने से नहीं रुकते हैं तो उनके साथ मारपीट की जाती है। और जब मारपीट से भी उनका ये व्यवहार चेंज नहीं होता, वो अपने कार्य को, अपने व्यवहार को परिवर्तित नहीं कर पाते हैं तो उनको घर से भी निकाल दिया जाता है। क्यों? कि समाज के जो निर्धारित मापदंड हैं उन मानदंडों को पूरा नहीं करने के एवज में उनके लिए घर से भी निकाल दिया जाता है। माँ बाप ये अपेक्षा करते हैं कि समाज के जो मानदंड हैं उन पर उनका बेटा, उन पर उनकी बेटी खरी उतरनी चाहिए। और जब उनका बेटा और उनकी बेटी समाज के निर्धारित मानदंडों के विपरीत, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, विपरीत लिंग की भूमिका का जीवन बिताना चाहते हैं तो उनको परिवार के लोग भी घर से निकाल देते हैं। ऐसी स्थिति में इनके रहने की, इनके आवास की, इनके सामने बहुत बड़ी समस्या उठ खड़ी होती है। ये जाएं तो किधर जाएं? प्रशिक्षणार्थियों, घर से निकाल देना कोई इलाज नहीं है। लोगों को इलाज कराने के लिए आगे आना होगा और मनोवैज्ञानिक और चिकित्सकीय परामर्श लेने होंगे, तब उनकी समस्या का समाधान होगा। उनका बहिष्कार करना, घर से निकाल देना, रोजगार से वंचित कर देना, ये क्या है? ये मानव तस्करी है। आपके समाज का, अपने घर का एक हिस्सा है और उनके साथ ये व्यवहार, ये कोशिका विभाजन का एक मामला है जो भ्रूण की कोशिका में विभाजन प्रक्रिया के द्वारा ऐसी स्थिति बनी। लोग उसको कलंक, अपशकुन और खुदा जाने क्या क्या नामों से संबोधित करते हैं। प्रशिक्षणार्थियों, ये आवास की समस्या उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर खड़ी हो जाती है, क्योंकि वो समाज के निर्धारित मानदंडों को पूरा करने में सफल नहीं हो पाए। इसलिए उनके अपने माँ बापों ने, अपने अभिभावकों ने उनको घर से निकाल दिया, बेघर कर दिया, घर से बेघर कर दिया। प्रशिक्षणार्थियों, अन्य अधिकारों का उल्लंघन देखिएगा, सामाजिक सांस्कृतिक भागीदारी से उनको वंचित कर दिया जाना, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं से उनको वंचित करना,
प्रशिक्षणार्थियों, जब उनका सामाजिक बहिष्कार हो जाएगा तो निश्चित रूप से वो शिक्षा से भी वंचित हो जाएंगे। जब समाज से वंचित हुए हैं तो शिक्षा से वंचित हो जाएंगे, और शिक्षा से वंचित होने पर सार्वजनिक सुविधाओं से भी वंचित हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में उनका जीवन कष्टमय हो जाता है। प्रशिक्षणार्थियों, सामाजिक कलंक, जब परिवारीजनों को ये आभास होता है कि उनका बेटा नहीं बेटी है और उनकी बेटी नहीं बेटा है, तो ऐसी स्थिति में वो अभिभावक, वो माँ बाप, वो भाई, वो बहन, वो माँ, वो बाप सभी दहाड़े मार मार कर रोते हैं और प्रभु, भगवान, खुदा, ईश्वर, मालिक को कोसते हैं कि हे प्रभु, तेरी कैसी माया, ये हमारे ऊपर ये कितना वज्रपात हुआ है, हमारा कलेजा फटा जा रहा है, और दहाड़े मार मार कर रोते हैं। ये कोई दंत कथाएं नहीं है, सत्य कथाएं हैं। जबकि होना क्या चाहिए कि उनको चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए। उनकी समस्या का निदान है और वो इसको भाग्य, खुदा, ईश्वर, उसका अभिशाप मानकर उसको समाज से बहिष्कृत कर देते हैं, कलंक मानते हैं। क्या मानते हैं? सामाजिक कलंक, कि ये अभिशाप है, ये पूर्वाग्रह, अभिशाप मानना, ईश्वर की माया मानना और हतप्रभ रह जाना, ये बौखलाहट, और बौखलाहट में कोई और नहीं, बहन, भाई, बाप और जन्म देने वाली मां भी है। प्रशिक्षणार्थियों, वो बौखलाहट में सब कुछ भूल गए हैं, अपना आपा खो बैठे हैं, और वो उन्हीं पूर्वाग्रहों से ग्रसित हैं जो उन्होंने संस्कार में पाए हैं, जो उन्होंने परंपराओं से पाए हैं, जो उन्होंने समाज में निर्धारित मानदंडों को देखा है। वो नहीं जानते कि ये शारीरिक गलती की वजह से शारीरिक क्रिया है जो कोशिकाओं के विभाजन की एक प्रक्रिया के माध्यम से ये शारीरिक त्रुटि है। इस शारीरिक त्रुटि को, गलती को सुधारा जा सकता है। प्रशिक्षणार्थियों, सामाजिक कलंक मानकर समाज उसका बहिष्कार करता है, वो शिक्षा से वंचित हो जाते हैं तो अन्य सुख सुविधाओं से भी वंचित हो जाते हैं। फिर वो रोजगार छिन जाता है, स्वास्थ्य की सुविधाएं छिन जाती हैं, और ऐसी स्थिति में उनका जीवन कष्टमय हो जाता है। प्रशिक्षणार्थियों, यहाँ पर लोगों को समझने की जो बात है वो ये है कि ये एक शारीरिक त्रुटि है जो भ्रूण के विकास की प्रक्रिया में, कोशिकाओं के विभाजन की प्रक्रियाओं के माध्यम से हुई है। ये कोई अभिशाप नहीं है, ये कोई कलंक नहीं है। इसको माया का, प्रकृति का, ईश्वर का अभिशाप मानकर लोग ये चीख पुकार करते हैं, बौखलाहट में वो धैर्य को खो बैठते हैं और वो नहीं जानते कि इस शारीरिक त्रुटि का समाधान है। उनको चिकित्सकीय परामर्श की आवश्यकता है, उसको मनोवैज्ञानिक से परामर्श लेने की आवश्यकता है। वो मनोवैज्ञानिक से मिलेंगे और चिकित्सक से मिलेंगे तो निश्चित रूप से उनकी समस्या का समाधान हो जाएगा। प्रशिक्षणार्थियों, ट्रांसजेंडर की ये समस्याएं आपके सामने मैंने रखी कि भेदभाव की समस्या और पहचान की समस्या दूर हुई है, सामाजिक समस्या, सामाजिक बहिष्कार, बेरोजगारी की समस्या, आवास की समस्या, अन्य अधिकारों की समस्या
और सामाजिक कलंक की समस्या उनके लिए झेलनी पड़ती है। इन समस्याओं का समाधान है और समाधान के लिए सबसे पहला है कि उनको एक मनोवैज्ञानिक से मिलना चाहिए और चिकित्सकीय परामर्श के अनुसार, मनोवैज्ञानिक परामर्श के अनुसार उनकी इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। मैं यहीं अपनी वाणी को विराम देता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये ट्रांसजेंडर और उसकी समस्या आपके समझ में अवश्य आ गई होगी। प्रशिक्षणार्थियों, समझ में नहीं आता है, पूछ लीजिएगा। आपके पूछने से हमको भी सहारा मिलता है। हम और कुछ नया आपके सामने लेकर आएंगे और अपनी कमियों को दूर करेंगे। मैं समझता हूँ मेरा ये छोटा सा पाठ मैं यहीं समाप्त करता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आपके लिए धन्यवाद पुनः ज्ञापित करता हूँ। थैंक टू ऑल ऑफ यू। ओके स्टूडेंट।